वालेकुम। आज हम CSS PMS का एक इंतहाई इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है सार्क। सबसे पहले हम इसके मुतालिक थोड़ी सी डिटेल जानते हैं कि पाकिस्तान, इंडिया, भारत, नेपाल, भूटान, इन सब के दरमियान क्या क्या इश्यूज हैं जिनकी वजह से सार्क जो है ग्रो नहीं कर पाता। सबसे पहले तो अगर देखें हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो बॉर्डर डिस्प्यूट है, इसकी वजह से जो इनके दरमियान हमेशा टेंशन रहती है। इसी तरह अगर और इसके साथ TTP का इश्यूज भी है। अगर हम पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान देखें तो ये बॉर्डर का डिस्प्यूट भी है और इसके साथ साथ वाटर डिस्प्यूट भी इंतहाई अहमियत का हामिल है। इसके साथ साथ प्रोक्सी वार भी शामिल है। और अगर हम देखें कि इंडिया और बांग्लादेश को देखते हैं, इंडिया और बांग्लादेश, तो इनके दरमियान भी एक बॉर्डर है जिसका नाम स्किर्मिश बॉर्डर है। स्किर्मिश बॉर्डर इश्यूज है। और इसके साथ इंडिया का नेपाल के साथ भी इशू है। इंडिया का नेपाल के साथ भी बॉर्डर का ही इशू है क्योंकि जो बॉर्डर है वो ओपन है। इसके साथ हम पाकिस्तान और अफगानिस्तान के अंदर एक कश्मीर का भी इशू है जो कि इनको आगे नहीं बढ़ने देता। और इसके अलावा इंडिया और श्रीलंका के दरमियान भी इशू चलता रहता है। इंडिया और श्रीलंका के दरमियान इशू है, खुसूसन जो एथनिक इशू है वो शामिल है, यानी तामिल तामिल एथनिक इश्यूज है। और अगर हम श्रीलंका की बात कर लें तो श्रीलंका के अंदर भी सिविल वार है जो कि 26 साल के बाद अब खत्म हुई है, जो कि गवर्नमेंट और तामिल के फाइटर्स के दरमियान थी। गवर्नमेंट और तामिल के फाइटर्स के दरमियान थी। और इसके अलावा नेपाल और भूटान के दरमियान भी रेफ्यूजीज का इशू है। नेपाल और भूटान के दरमियान भी जो रेफ्यूजीज हैं उनका इश्यूज है। और इसके अलावा जो इनके इनके अंदर मेन इशू है वो ये तमाम कंट्रीज हैं जो अपनी चीज़ों को एक्सपोर्ट करते हैं, वो एक ही मार्केट है जैसा कि US की या ऑस्ट्रेलिया की, इसके साथ साथ UK की, इन तमाम ममालिक की या EEC की मार्केट है जहां ये अपना माल जो है सेल आउट करते हैं। इसके अलावा म्यांमार के मुसलमानों का भी इशू है जो कि बांग्लादेश और इंडिया के साथ कनेक्ट है। यानी सार्क के अंदर जितने भी ममालिक आते हैं वो 8 ममालिक, उनके हर एक के साथ साथ बाइलेटरल इश्यूज हैं या मल्टीलेटरल इश्यूज हैं जिनकी वजह से ये सार्क जो तंजीम है आगे नहीं बढ़ पाती। अब इसके अंदर हम इसकी इंट्रोडक्शन, इसके ऑब्जेक्टिव, इसके सॉल्यूशंस, इसके प्रॉब्लम्स, इसके अंदर जो कोटेशंस हैं या मुख्तलिफ जो रहनुमा है उन्होंने क्या क्या मुख्तलिफ वक्त पे कहा है, हम वो सारी डिटेल को डिस्कस करेंगे। आप ये लेक्चर मुकम्मल देखिएगा, इंशाल्लाह ताला इसके बाद आपका ये टॉपिक 100% तक क्लियर हो जाएगा। पहले हम सार्क का इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो सबसे पहले आपको इसकी एब्रीवेशन आनी चाहिए जो कि MCQs के अंदर भी इंतहाई अहमियत की हामिल है। सार्क की जो एब्रीवेशन है वो है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और इसके साथ साथ ये जो तंजीम है इसका जो बुनियादी मकसद था वो इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल कोलेशन था। इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल कोलेशन था। और ये जो इसका जो इनिशिएटिव लिया, जो इसका प्रपोजल दिया था, वो बांग्लादेश का प्रेसिडेंट था। बांग्लादेश के प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था जियाउर रहमान। जियाउर रहमान ये चाहते थे कि जो साउथ एशियन कंट्रीज हैं वो आपस में इल्हाक करके आपस में कारोबार करें ताकि आगे ग्रो कर सकें और बिजनेस कर सके। और ये प्रपोजल उन्होंने 1977 के अंदर साउथ एशियन कंट्रीज को सेंड किया। साउथ एशियन कंट्रीज को 1977 के अंदर सेंड किया। और उसके बाद 1981 के अंदर कोलंबो श्रीलंका के अंदर जो फॉरेन सेक्रेटरीज हैं उनकी मीटिंग हुई। फॉरेन सेक्रेटरीज की मीटिंग हुई। और इसके बाद 1983 के अंदर दिल्ली इंडिया के अंदर जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं उनकी मीटिंग होती है। और इस तरह ये 1985 के अंदर दिसंबर 8 1985
85 के अंदर ढाका के अंदर इसकी बाकायदा बुनियाद रख दी जाती है। सार्क के अंदर कौन कौन से ममालिक शामिल हैं? सबसे पहले हम वो देखते हैं। इनमें 8 ममालिक शामिल हैं जिनका जो आपने मुखफ़फ़ याद रखना है वो MBBS स्पेन है। MBBS स्पेन है, यानी मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया और नेपाल। MBBS स्पेन, मालदीव, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, इंडिया और नेपाल। इसकी जो टोटल दुनिया की आबादी के इक्वल जो इसका एरिया और आबादी है, सबसे पहले इसका जो एरिया है वो 3% है, और इसकी जो पॉपुलेशन है वो 21% है। इसकी जो पॉपुलेशन है वो 21% है। और ये जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है UN के अलावा, ये सबसे बड़ी लार्जेस्ट ऑर्गेनाइजेशन है अबाउट पॉपुलेशन के हिसाब से ये सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। और ये ग्लोबल जीडीपी का लेस देन 3% यहाँ से ग्रो होता है। ग्लोबल जीडीपी के लेस देन 3% यहाँ से ग्रो होता है। इस तरह इसके पहले 7 ममालिक थे, लेकिन इस 2007 के अंदर अफगानिस्तान ने इसे ज्वाइन किया। और ये 14वां समिट था जब अफगानिस्तान ने इसको ज्वाइन किया। इंट्रोडक्शन के अंदर आपने ये सारी डिटेल याद रखनी है, क्योंकि ये MCQs के अंदर इंतहाई इंपॉर्टेंस रखती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि सार्क जब बनाई गई तो उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या थे। डिस्कस करेंगे कि ऑब्जेक्टिव ऑफ सार्क क्या थे, सार्क के बनाने के मकासद कौन कौन से। इसके बनाने के जो मकासद थे उनमें नंबर 1 है आपस में ट्रस्ट करना, यानी रीजनल कंट्रीज का आपस में मिल बैठकर ट्रस्ट करना और एक दूसरे के लिए वेलफेयर का काम करना, यानी जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ, पॉपुलेशन, क्योंकि पॉपुलेशन सबसे बड़ा इस इलाके का मसला है। उसके बाद पॉवर्टी, क्योंकि 30% जो आबादी है इस सार्क के ममालिक की वो गुर्बत की लाइन से भी नीचे जिंदगी गुजार रही है। ट्रस्ट, वेलफेयर एंड डेवलपमेंट, और इन तमाम के डेवलपमेंट के लिए काम करना, इसके लिए प्रोजेक्ट बनाना। इसके साथ साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन करना, ताकि हम आपस में एक दूसरे के साथ मुख्तलिफ सूरतों के अंदर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स कर सकें और हमारी जो लागत है वो कम से कम आए। इसके लिए इन्होंने सेफ्टा बनाया और सेफ्टा और सेप्टा। ये आगे हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे कि सेप्टा और सेफ्टा कौन कौन से जो इनके दरमियान मुआहदे हुए। और इसके अंदर जो है कल्चरल डेवलपमेंट भी शामिल है और आपस में कोलैबोरेशन करना, पॉलिटिकल कोलैबोरेशन करना शामिल था। और म्यूचुअल ट्रस्ट के लिए काम करना और सोशो इकोनॉमिक एंड साइंटिफिक फील्ड के अंदर वर्क करना। म्यूचुअल वर्क करना, सोशो सोशो इकोनॉमिकल एंड वेलफेयर एंड साइंटिफिक फील्ड के अंदर काम करना। इसके अलावा एग्रीकल्चर वगैरह में भी काम करना और आपस में इकोनॉमिक कोऑपरेशन करना और वेलफेयर का काम करना। ये इसके जो ऑब्जेक्टिव्स थे मेन वो ये थे। अब हम डिस्कस करेंगे कि सार्क जो है वो क्यों फेल हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे कि वाई साउथ एशियन कोऑपरेशन फेल, ये फेल क्यों हुआ। इसकी हम मुख्तलिफ रीजन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे जो रिलेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। अगर हम देखें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान रिलेशन देखें तो सबसे बड़ा जो रिलेशन है वो इनके दरमियान बॉर्डर का इश्यूज है, डेवरेंट लाइन का इशू है। मैं आपको जस्ट हिंट बताता जाऊंगा। और इसके साथ साथ बॉर्डर के साथ TTP का भी इशू है, क्योंकि दहशतगर्द पाकिस्तान के अंदर हमला करते हैं और UN की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन जो 3000 से भी ज्यादा TTP के जो कारगिंदे हैं वो अफगानिस्तान के अंदर पनाह गुज़ीन बने हुए हैं। इसके साथ साथ अफगानिस्तान के अंदर करप्शन भी है,
अफगानिस्तान के अंदर करप्शन और टेररिज्म भी है, जिसकी वजह से करप्शन, टेररिज्म, स्मगलिंग वगैरह, जिसकी वजह से आगे इनकी अफगानिस्तान के साथ कारोबार करना इंतहाई मुश्किल होता जाता है। इसके बाद अगर हम देखें रिलेशन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, लो हमारा जो पैदाइशी हमारा भाई है उसके साथ हमारे जो इश्यूज हैं उनमें नंबर 1 है कश्मीर का इशू, नंबर 2 है वाटर का इशू, नंबर 3 है बॉर्डर का इशू, नंबर 4 है शरीके का इशू। यानी इनके साथ हमारा शरीका भी है और इनके साथ कश्मीर का, वाटर का, बॉर्डर का हर किस्म का डिस्प्यूट है जी। और जब हम इनके साथ 36 बिलियन तक की ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो हुक्मरान हैं और जो हमारी आवाम है जिन्होंने इंडिया को बस दुश्मन समझ लिया है, ना वो हमें ट्रेड करने देंगे, ना इंडिया वाले जो पागल हैं वो ट्रेड करेंगे। इसी तरह दोनों मुल्क मरते रहेंगे और एक ही मार्केट में जाके बिजनेस करते रहेंगे और कंपटीशन में पाकिस्तान पीछे रहेगा, $1 बिलियन के लिए तरसता रहेगा, लेकिन कारोबार नहीं करेगा, इंडिया के साथ कारोबार नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ की जो आवाम है वो ये समझती है कि ये हमारा जो पैदाइशी दुश्मन है, लेकिन ये समझते नहीं कि दुश्मन ही के साथ हम अगर हाथ मिला लें तो हम इस एशिया के सुपर टाइगर तक बन सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जी और लैक ऑफ ट्रस्ट का, यानी आपस में ट्रस्ट ही नहीं है। ना पाकिस्तान अफगानिस्तान के दरमियान ट्रस्ट करता है, क्योंकि अफगानिस्तान जो है वो इंडिया का अलायंस है, और ना इंडिया पाकिस्तान के साथ ट्रस्ट करता है। इसके बाद इंडिया के नेपाल के साथ भी ताल्लुकात ठीक नहीं है, क्योंकि ओपन बॉर्डर्स है, और श्रीलंका के साथ भी क्योंकि एथनिक इश्यूज हैं। इसी की वजह से, और जो सबसे बड़ा मसला है कि ये सारे जाकर एक ही जगह तजारत करते हैं, जिसकी वजह से कंपटीशन भी बढ़ता रहता है। इसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे पॉइंट वो ये है इंडिया मोस्ट डोमिनेंट। यानी इंडिया को ये लत लगी हुई है कि इन तमाम ममालिक में मेरी क्योंकि आबादी ज़्यादा है, मेरे पास पावर ज़्यादा है, तो सारे मेरे मुताहत ही काम करें। इंडिया खुद को डोमिनेंट बनाना चाहता है, खुद को डोमिनेंट रिप्रेजेंट करना चाहता है। इसकी मिसाल आप देखें कि 2016 के अंदर जब जो सार्क का जो समिट पाकिस्तान के अंदर होना था, सार्क का जो समिट पाकिस्तान के अंदर होना था, उसके अंदर 4 मुख्तलिफ कंट्रियों ने जो है रिफ्यूज कर दिया, यानी उन्होंने मना कर दिया, क्योंकि इंडिया ने पाकिस्तान के अंदर सार्क समिट की खिलाफ जो है उसे मना किया था। यानी इंडियन प्रेशर को देखते हुए उन्होंने भी आंखें बंद कर ली। इसके बाद जो हम डिस्कस करेंगे पॉइंट वो है टेरिटोरियल डिस्प्यूट, वो हम डिस्कस पहले भी कर चुके हैं। टेरिटोरियल डिस्प्यूट, जिसके अंदर जो कश्मीर का इंतहाई बुनियादी इशू है, कश्मीर का इशू है, पख्तूनिस्तान का इशू है, पख्तूनिस्तान का इशू है। यानी टेरिटोरियल डिस्प्यूट भी इन्हें बिजनेस नहीं करने देता, आगे नहीं बढ़ने देता। नेक्स्ट हम देखेंगे कि स्मॉल साइज ऑफ लोकल मार्केट, इसका जो साइज है वो स्मॉल है। ये कहते हैं कि यहाँ से ज़्यादा, एशिया से ज़्यादा अगर हम यूरोप के अंदर, अमेरिका के अंदर जाके सेल करें तो हम ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। ज़्यादा प्रॉफिट की लत भी भाई इन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही, एक दूसरे के साथ बिजनेस नहीं करने दे रही। इसके बाद हम देखेंगे कि इंट्रा स्टेट डिस्प्यूट, लो जी ये वो आ गया जिसे हमने स्टार्ट में डिस्कस किया था। इंट्रा स्टेट डिस्प्यूट आपस में इन सब का मसला है। हम शुरू में स्टार्ट में डिस्कस कर चुके हैं कि इंडिया का भी बांग्लादेश के साथ बॉर्डर का इशू है। इसके साथ साथ इंडिया का श्रीलंका के साथ इशू है, भूटान का नेपाल के साथ रेफ्यूजीज का इशू है, पाकिस्तान का इंडिया के साथ इशू है, इंडिया का नेपाल के साथ, पाकिस्तान का अफगानिस्तान के साथ। यानी एक दूसरे के साथ बाइलेटरल इश्यूज है, जिसकी वजह से आगे नहीं बढ़ सकते। कहीं रेफ्यूजीज का, कहीं बॉर्डर का, कहीं टेरिटरी का, कहीं वाटर का, ये तमाम डिस्प्यूट, और कहीं हवस का भी डिस्प्यूट है, जिसकी वजह से ये आगे नहीं बढ़ पाते। इसके बाद जो हम पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज।
सोशियो इकोनॉमिक इश्यूज। अब ये जानकर आप हैरान होंगे कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ से कर्ज लेने के बाद साहब ये ज़्यादा प्रॉफिट की लत में बड़ी बड़ी मार्केटों में जाते हैं और खुद के साथ ट्रेड करने से बाज रहते हैं, जिसकी वजह से इन्हें सोशो इकोनॉमिक जो इश्यूज आते हैं और आपस में ये ट्रेड नहीं कर पाते। और इसके बाद हर एक मुल्क के अंदर डिस्टेबलाइजेशन है। यानी आप ये सोचें कि अगर इंडिया का कोई रुकन हमारे यहाँ आके अपनी कोई जो फैक्ट्री लगाना चाहे तो उसके साथ क्या किया जाएगा, या हम किसी और इंडिया के अंदर जाएं या अफगानिस्तान के अंदर जाएं तो किस तरह हमारा पत्थरों से इस्तकबाल होगा, आप ये सारा जानते हैं। इसके बाद जी फेल्ड हुआ सेफ्टा। सेफ्टा साहब भी फेल्ड हो गए और सेप्टा साहब भी फेल्ड हो गए। सेप्टा और सेफ्टा क्या थे? इन जो इनके दरमियान इकोनॉमिक मुआहदे थे, यानी एक दूसरे के साथ जो ट्रेड करेंगे वो मुआहदे थे। पहले सेफ्टा आया, बाद में सेफ्टा आया। सेफ्टा का मतलब जो है फ्री ट्रेड है। 2016 तक इनका टारगेट था कि हम ड्यूटी फ्री ट्रेड करेंगे, यानी ना आप हमसे कुछ लें ना हम आपको कुछ दें। जो माल लाएं सीधा जो कस्टमर है उसे सेल करें और माल उठाएं, पैसे उठाएं, चले जाएं। इसके बाद जो आपस में इनका जो कोलैबोरेशन है, यानी ना तो ये आपस में ट्रस्ट करते हैं, ना आपस में ट्रस्ट करते हैं किसी किस्म का, ना ही ये किसी किस्म की कोई पॉलिसीज बनाते हैं, और ना ही आपस में कोई सिक्योरिटी के इश्यूज को सोल्व करते हैं, जिसकी वजह से इसके मसाइल बढ़ते ही जा रहे हैं। और सार्क साहब कभी भी कामयाब नहीं हो सकते जब तक ये इंटरनेशनल इश्यूज नहीं सोल्व हो जाते। हम इनकी कुछ अचीवमेंट भी लिखते हैं कि सिर्फ ये बर्बाद ही नहीं हुए अदारा, इसमें से कुछ कामयाबी भी मिली है। सबसे पहली तो इनकी जो कामयाबी थी वो सेप्टा एग्रीमेंट था, और उसके बाद जो थी वो जो सेफ्टा एग्रीमेंट था। इनकी डिटेल हम जानते हैं कि जो सेप्टा एग्रीमेंट था उसके अंदर क्या था। पहले हम सेप्टा और सेफ्टा, जो सेप्टा था ये वाला पी वाला जो था, ये 1993 के अंदर हुआ, 1993 के अंदर हुआ, और उसे 1995 के अंदर लागू कर दिया गया। इसका ये जो मकसद था आपस में ट्रेड कर सकें और मटेरियल्स को एक्सचेंज कर सके। और जो सेफ्टा था इसका जो मतलब था ये फ्री ट्रेड के लिए था, फ्री ट्रेड के लिए इसे इस्तेमाल किया जाना था। साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, इसके अंदर ये तय पाया था। ये आया कब था? 2004 के अंदर, 2004 के अंदर। और इन्फोर्स कब किया गया था? 2005 या 6 के अंदर, क्योंकि ये 3 दिसंबर 2005 को इन्फोर्स किया गया था, तो कई इसे 2006 भी लिखते हैं। अच्छा, इसका जो मकसद था वो ये था कि 0 से 5% तक हम ड्यूटी फ्री मटेरियल्स को एक्सचेंज करेंगे, और 2016 तक हम इस बात पर कामयाब हो जाएंगे कि हम आठों ममालिक एक दूसरे के साथ जो बिजनेस करेंगे वो ड्यूटी फ्री होगा, जिसकी वजह से हमारे जो कंट्रीज हैं वो ग्रो करेंगे। पाकिस्तान, इंडिया, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, श्रीलंका और वगैरह। इसके बाद जो नेक्स्ट इनकी अचीवमेंट है, इन्होंने यूनिवर्सिटीज भी बनाई है। इन्होंने जो यूनिवर्सिटी बनाई है और इसके साथ साथ इन्होंने स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड की है, यानी सार्क के ममालिक एक एक दूसरे के मुल्कों के अंदर स्कॉलरशिप्स के जरिए भी स्टडी कर सकते हैं। और यूथ वॉलंटियर प्रोग्राम भी इनके काम करते हैं, यूथ वॉलंटियर प्रोग्राम भी। इसके बाद इन्होंने वीज़ा के अंदर कुछ स्कीम भी निकाली है। वीज़ा की स्कीम है जो सार्क ममालिक में जाना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, और जो सार्क का फूड बैंक जो कि पाकिस्तान के अंदर 2011 में लाया गया। और इसके अलावा इसकी एक सार्क यूनी भी है जो कि दिल्ली के अंदर है। दिल्ली के अंदर सार्क यूनी काम कर रही है। इसके अलावा और भी इन्होंने ऑडियो विजुअल एक्सचेंज प्रोग्राम और इसके अलावा वेलफेयर के बहुत से प्रोग्राम स्टार्ट किए हैं। यानी ये आपस में वेलफेयर के काम करने के लिए तो ठीक है, लेकिन बिजनेस करने के लिए इनकी कोई अचीवमेंट खासी नहीं है, क्योंकि जो इनका पोटेंशियल है उसका सिर्फ ये 5% ही बिजनेस कर पाते हैं। मिसाल यही है कि
बाईलेटरल इशू इन्हें बिजनेस नहीं करने दे सकते और ना कभी देंगे। डिस्कस करेंगे कि सार्क किस तरह सक्सेसफुल हो सकती है। सार्क किस तरह सक्सेसफुल हो सकती है। सबसे पहले तो हम मुख्तलिफ जो हमारे महापुरुष हैं उनकी स्टेटमेंट देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर जो पाकिस्तान के थे साबिक शौकत अजीज साहब, शौकत अजीज साहब ने क्या कहा था कि सार्क कैसे काम कर सकती है या कैसे ग्रो कर सकती है। ये कहती है, इट वाज असेंशियल, इट वाज essential to build, it was essential to build mutual trust, mutual trust and and confidence to reduce the trust deficit, to reduce the ट्रस्ट डेफिसिट, यानी हमारे जो सार्क के जो ममालिक हैं 8 ममालिक, उनके दरमियान जो ट्रस्ट का डेफिसिट आ गया था तो ज़रूरी था कि सार्क को कायम करते हैं। यानी इन्होंने भी उम्मीदें बांध रही थी कि सार्क साहब कामयाब होंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि जो हमारे मनमोहन सिंह है, यानी हमारे जो हमसाए हैं मनमोहन सिंह साहब, उन्होंने भी कुछ कहा है, वो भी सुन लें। मनमोहन सिंह साहब कहते हैं, द पोलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन इज वेरी पेनफुल। द पोलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन यानी जो इक़्तिदार बदलता है, the political transformation is very painful. The political transformation is very painful. Each one of us has to work out for ourselves and within our continue and between our governments. यानी हर एक में हमारे जो हर एक पॉलिटिशियंस हैं उन्हें आगे बढ़ना होगा और इस सार के ममालिक के लिए कुछ करना होगा ताकि आपस में म्यूचुअल शेयरिंग कर सके। यानी ये वजह ही ये करते हैं, दे रहे हैं कि जो पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन है वो ही इस सारे झगड़े की वजह है। अगर आप देखें कि 1909 के अंदर जब नवाज शरीफ साहब थे तो ये जब इधर जो इंडिया के साथ बेहतरीन ताल्लुकात करना चाह रहे थे और वाजपेयी साहब भी लाहौर आए थे तो मसला कश्मीर भी हल होने के करीब था। यानी नवाज शरीफ साहब तो अगर ये कामयाब हो जाते तो इसकी वजह से आज इकोनॉमिकल कंडीशन कुछ और होती, लेकिन मार्शल की वजह से जो पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशन आया उसकी वजह से ये सारी गड़बड़ हो गई। अब हम डिस्कस करेंगे कि हम किस तरह सार्क को पोटेंशियल बना सकते हैं। सार्क के जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सलूशन क्या है। यानी सार्क के जो ममालिक हैं आपस में ट्रस्ट करें और ट्रेड करें और इसके साथ साथ वेलफेयर के काम भी करें और आपस में जो जितने भी टेरिटोरियल डिस्प्यूट हैं उनको रिजॉल्व करें और जितने भी बॉर्डर के डिस्प्यूट हैं उन्हें भी रिजॉल्व करें। इसके साथ साथ वो ट्रेड के भी सारे डिस्प्यूट को सॉल्व करे ताकि बेहतरीन तरीके से और आसानी के साथ ट्रेड मुमकिन बनाई जा सके और रीजन को इम्बैलेंस होने से बचाए और इसके साथ साथ जो टेररिज्म या करप्शन या इंटरनल जितने भी इंटरनल अफेयर्स उनको रिजॉल्व करे और पब्लिक ओपिनियन डेवलप करे ताकि इकोनॉमिकल बूम को आगे लेके जाया जाए, ना कि अपने ज़ाती मफादात को आगे लेके जाया करे और इंटरनल तमाम इश्यूज भी रिजॉल्व करें चाहे वो जिस तरह के भी हैं, ताकि आगे बढ़कर एनर्जी के अंदर क्लाइमेट चेंज के अंदर, फूड की इनसिक्योरिटी के अंदर और ह्यूमन डेवलपमेंट के अंदर आसानी के साथ काम किया जा सके और खुसूसन जो इंडिया इनका महाराजा बना बैठा है उसके इस इन्फ्लुएंस को काउंटर किया जाए और इसके साथ ये ममालिक एक ही जगह जाकर ट्रेड करते हैं उसके दरमियान भी इन्हें एग्रीमेंट करने की ज़रूरत है कि एक्सटर्नल मंडी में जाना है तो वो भी कौन कौन सी मंडी के अंदर किन किन। लेक्चर मुकम्मल हुआ। अगर आपको CSS के किसी भी लेक्चर की ज़रूरत है तो आप स्कॉलर अकेडमी को विज़िट करें। शुक्रिया।
अगर आप किसी भी मुकाबला जाती इम्तिहान CSS, PMS, PPSC के लिए परेशान हैं तो परेशानी छोड़िए और स्कॉलर अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए और मुस्तकबिल को बेहतर बनाइए।